आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 5 जुलाई, दिन है सोमवार और वक्त हो गया है आज तक रेडियो पर डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर का। तो अगले करीब आधे घंटे में बताएंगे आपको देश दुनिया की खबरें और उनका सटीक विश्लेषण बिना किसी शोर शराबे के, बिल्कुल आराम से, आसान जबान में। कुछ खबरों पर एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी खबरों पर बात होगी। सबसे पहले बात होगी बिहार में सियासी हलचल की, जहां एलजेपी में चल रही तकरार आज शहर की सड़कों तक आ गई, जब दोनों तरफ के समर्थकों ने शहर की दीवारों को पोस्टरों से पाट दिया। उसके बाद जानेंगे कि क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लोकसभा के नेता बनेंगे। इसके अलावा तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक में आजकल किन देशों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच रखी हैं, बताएंगे आपको। और आखिर में बात करेंगे अमेज़न कंपनी के सीईओ जेफ के इस्तीफे की। क्या है उनकी कहानी, एक गैराज से शुरू करके उन्होंने कैसे उस कंपनी को दुनिया की टॉप कंपनियों की लिस्ट में पहुंचा दिया, आपको ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। शुक्रिया जमशेद। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस में आज शामिल हो गए हैं। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी नेता पार्था चटर्जी की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगले महीने यानी अगस्त में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी लहर का पीक सितंबर महीने में आएगा। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में गिरफ्तार एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का 84 की उम्र में निधन हो गया। उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि रविवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वह लाइलाज पार्किंसन बीमारी से भी जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक विस्तार बुधवार को सुबह 11 बजे होगा। कैबिनेट में अभी 28 मंत्री पद खाली हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने 2 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ कैबिनेट विस्तार पर बैठकें की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2600 किलो आम भेजे हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आम फल को दोनों देशों के बीच दोस्ती के स्मृति चिन्ह के रूप में भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक मंगलवार को हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बैठक में पार्टी में जारी कलह पर कांग्रेस आला कमान के साथ मंथन होगा। बैठक में ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाएगा जिससे कांग्रेस नेताओं की आपसी फूट खत्म हो और अंतिम मसौदे पर बात बन सके। केरल की विधानसभा में करीब 6 साल पहले हुए हंगामे का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में हंगामा करने वाले केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायकों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अब इस पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब अपने यूजर्स को अतिवादी कंटेंट के प्रति सचेत करेगी। इसके लिए यूजर्स को नोटिफिकेशंस भेजे जाएंगे। फेसबुक इंक की ओर से अपने कुछ यूजर्स को चेतावनी दिया जाना शुरू भी हो गया है। और दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। दिन भर में आज सबसे पहले बात बिहार की, जहां भारी गर्मी के बीच सियासत का पारा भी हाई रहा। एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती थी, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही थी। रामविलास के बाद एलजेपी में एकाधिकार को लेकर चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच चल रही तकरार से आप वाकिफ तो होंगे ही। ये लड़ाई आज सड़क पर भी देखने को मिली, जब दोनों गुटों ने पटना की सड़कों को पोस्टरों से पाट दिया। पोस्टर चिराग की आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी लगे थे। हाजीपुर, जो रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, वहां से आज चिराग की आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई।
इस पर आएंगे, लेकिन पोस्टर का जिक्र हुआ है तो उधर आरजेडी के पोस्टर बैनरों में लालू प्रसाद यादव की वापसी हुई है, उस बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल विधानसभा चुनाव के वक्त आरजेडी के चुनावी पोस्टर से लालू गायब हो गए थे। तो लालू सिर्फ पोस्टरों में ही नहीं लौटे, बल्कि बेल मिलने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं और नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब भी हुए। लालू ने अपने चिर परिचित अंदाज में अतीत से लेकर वर्तमान के मुद्दों पर अपनी बात रखी। पिछले चुनावों में मौजूद न होने पर मलाल भी जताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि जब जब तीनों चुनाव आया, ये लोकसभा का इधर और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। और तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल, इनसे बात होते रहती थी, लेकिन तेजस्वी ने कहा पापा चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं, हम इन लोगों से निपट लेंगे। और जो हाल हुआ आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आज काफी हलचल देखने को मिली। इस पर बात करने के लिए हमने फोन मिलाया पटना में मौजूद आज तक रेडियो के रिपोर्टर रोहित कुमार सिंह से और उनसे पूछा कि रामविलास पासवान के जन्मदिन पर आशीर्वाद यात्रा शुरू करके चिराग पासवान क्या हासिल करना चाहते हैं, और जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए क्या ये यात्रा काफी होगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब रामविलास पासवान जीवित थे उसी समय उन्होंने चिराग पासवान को अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन पिछले दिनों जो पार्टी में जिस तरीके की खलबली मची और उसके बाद टूट देखने को मिली, उसके बाद चिराग पासवान के पास कोई ज्यादा जो विकल्प बचा हुआ नहीं था, बल्कि वो जनता के बीच जाए, उनके पास यही एक विकल्प बचा हुआ था कि पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं और बाकी जो सांसद हैं वो सब एक तरफ हो गए हैं और उन्होंने दावा ठोक दिया है कि वो असली लोक जनशक्ति पार्टी है। और ऐसे में जनता के बीच जाकर चिराग पासवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि दरअसल रामविलास पासवान के बेटे वो हैं, रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विरासत है उसके उत्तराधिकारी वो हैं। तो ये सब चीजों को लेकर जो है वो मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और जब चिराग पासवान जनता के बीच जाएंगे तो उनका जो अपना एक वोट बैंक है, 6% दलित वोट बैंक है, खासकर पासवान वोट बैंक है, और फिर बाकी जो दलित वोट बैंक है उनको भी कहीं ना कहीं एकजुट करने की एक कोशिश होगी, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा अभी काफी दिनों तक चलने वाली है। आज हाजीपुर से ये यात्रा शुरू हो रही है। आने वाले दिनों में और भी बिहार के कई जिलों में चिराग पासवान का दौरा होगा, वहां पे लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि उनका जो अपना वोट बैंक है पासवान और दलित, उनको एकजुट किया जा सके, ताकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उस दौरान जो है उनकी पार्टी जो है उनके पीछे मजबूत रहे। तो कहीं ना कहीं एक चीज और भी है कि चिराग पासवान को जो झटका उनके चाचा ने दिया है, तो उसके बाद अभी 2-3 साल में देख रहा हूँ कि कम से कम अभी संघर्ष भरा रहेगा चिराग पासवान का, क्योंकि इस बात की भी काफी संभावना है कि पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। तो और अगर ऐसा होता है तो वाकई अगले 2 से 3 साल, यानी कि लोकसभा चुनाव जब तक आते नहीं है तब तक चिराग को जो है वो जमीन पर काम करना होगा, अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, उनका जो अपना वोट बैंक है उसको मजबूत करना होगा। और शायद ये समझते हुए कि जनता का जो एक है परसेप्शन जो है या जनता की जो सोच है वो चिराग पासवान के साथ है। जनता पासवान का नेता चिराग को ही मानती है, जो उनके कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये सब चीजों को जानते हुए चिराग पासवान ने बेहतर समझा कि वो जनता के बीच ही जाए और अपनी पैठ मजबूत करे। रोहित, आरजेडी भी आज अपनी सिल्वर जुबली मना रही है और पार्टी के कार्यक्रम में रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि भी दी गई और चिराग को भी पिछले दिनों न्योता मिल ही चुका है। तो खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान पर आरजेडी डोरे क्यों डाल रही है? तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं, तो चिराग को आरजेडी कैसे संभालेगी? चिराग पासवान को आरजेडी में शामिल कराने की बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर हो रही है कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर किया जाए, वो बाहर आए, खुद ही आए और महागठबंधन में जो है किसी तरीके से वो शामिल हो, ताकि महागठबंधन को मजबूत किया जा सके। क्योंकि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों नेताओं को देख लीजिए, बिहार के दोनों
युवा नेता हैं, दोनों के पास अभी भविष्य की राजनीति काफी सालों तक की जो है वो अभी बची हुई है। उन्होंने अभी शुरुआत ही की है राजनीतिक अपने कैरियर की। तो ऐसे में शायद कहीं ना कहीं दोनों जो युवा नेता हैं उन्हें ये समझ में आ रहा है कि अभी जो तत्काल फौरी तौर पर है उनकी ये प्राथमिकता होगी कि वो जो पुराने नेता हैं यानी कि अभी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटाया जाए, तो उसके बाद जो है उनके लिए जगह बिहार की राजनीति में बन सकती है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, काफी समय बाकी है। ऐसे में जो हमारे सूत्र बताते हैं जानकार कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव शायद इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर हम इस दोनों युवा नेता अगर इस वक्त मिल जाते हैं, अपने बीच जो एक राजनीतिक कह सकते हैं दुश्मनी कह लीजिए या फिर जो राइवलरी है वो अगर हम अभी अपनी खत्म कर देते हैं और अगर एक साथ आ जाते हैं तो हम 2025 में या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो है वो बिहार में महागठबंधन को जीत दिला सकते हैं। नीतीश कुमार की वहां हार हो सकती है और शायद इसी सोच के साथ तेजस्वी यादव ने भी फैसला किया, उनकी पार्टी ने भी फैसला किया था कुछ दिन पहले ही कि आज जब आरजेडी की 25वीं स्थापना दिवस मनाई जाएगी और आज ही दिवंगत रामविलास पासवान का की जयंती भी है, तो इस मौके पर आरजेडी ने घोषणा की थी कुछ दिन पहले ही कि वो खुद भी जो है अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम से पहले रामविलास पासवान की जयंती पार्टी कार्यालय में मनाएगी और वैसा हुआ भी। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है कि चिराग पासवान को अपने खेमे में लाया जाए और चिराग पासवान के पास देखिए 6% का जो एक सॉलिड हम कह सकते हैं वोट बैंक है, पासवान वोट बैंक है। तो ऐसे में तेजस्वी ये जरूर चाहते हैं कि जो उनका MY समीकरण है यानी मुस्लिम यादव मिला के जो तकरीबन 30-32% वोट बैंक उनके पास है, उसमें अगर पासवान का 6% जुड़ जाता है तो 38 से 40% तक जो है वो वोट बैंक जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये तेजस्वी यादव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, फायदेमंद रहेगा। और शायद इसी इरादे से इस बार आरजेडी ने जो है आज रामविलास पासवान की जयंती मनाई है। अच्छा, 3 साल के बाद लालू का भी राजनीतिक वनवास एक तरीके से खत्म हुआ है और पार्टी के पोस्टर बैनरों से लेकर मंच पर उनकी वापसी हुई है। तो लालू के आज के भाषण को आप कैसे देखते हैं और क्या इसमें आरजेडी के भविष्य की रणनीति की कुछ झलक मिलती है? देखिए, बिहार में कहावत है जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और शायद ये बात हंसी मजाक के लिए कही जाती है लेकिन कहीं न कहीं हकीकत भी है कि बिहार की राजनीति से लालू यादव को बाहर करना बहुत ही एक मुश्किल है और एक टेढ़ी खीर है। लालू यादव भले ही इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं लेकिन वर्चुअल माध्यम से आज वो पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। रजत जयंती मनाई जा रही थी आज और लोग उनको सुनने के लिए काफी जो है वो आतुर थे। पार्टी कार्यालय में लोग जुड़े हुए थे, तमाम जिलों में ऑनलाइन माध्यम से यानी कि वर्चुअल माध्यम से लोग उनको सुन रहे थे और जो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी का जो कैडर है उसको नई ऊर्जा देने की उन्होंने कोशिश की है। दिल्ली में बैठ के ही उन्होंने कोशिश की है जहां उन्होंने आज कहा है कि मैं पटना बहुत जल्दी आऊंगा और मैं पटना आने के बाद बिहार के सभी जिलों का दौरा करूंगा, लोगों से मिलूंगा, जनसंपर्क करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं लालू यादव के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनमें नई जान फूंकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लालू ने ये घोषणा की है। लालू यादव एक ऐसा चेहरा है जो पार्टी में सर्वमान्य है और अगर लालू यादव बिहार की राजनीति में अगर वापसी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी को एक नई ऊर्जा देगा और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अगर लालू यादव बाहर रहते हैं, जेल वापस नहीं जाना पड़ता है, उन्हें वो जमानत पे उनकी जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा बिहार में। अगर लोकसभा चुनाव को देखें कि एनडीए को जो है शिकस्त देने में लालू एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। शुक्रिया रोहित। अब बात कांग्रेस पार्टी की जो खुद संगठन में व्याप्त अंतरकलह से जूझ रही है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी का पतन लगातार जारी है और इसके बाद से पार्टी अपनी वापसी नहीं कर पाई है। पंजाब में जो हो रहा है वो देश के सामने है ही। इस बीच कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक फेरबदल की मांग कब से उठ रही है। पिछले साल अगस्त में भी कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में
ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े परिवर्तन की मांग की थी। अब एक ऐसी रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की जो कहती है कि कांग्रेस में जल्द ही कुछ बड़े फेरबदल होने की संभावना है। इसके तहत माना जा रहा है कि पार्टी लोकसभा में अपना नेता भी बदल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का नाम लोकसभा में नेता बनाए जाने की रेस में सबसे आगे है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि राहुल गांधी को अब इस पर खुद ही निर्णय लेना है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी इसकी पूरी कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी इस पद के लिए मान जाएं। सवाल यह है कि ये रिपोर्ट कितनी एतबार करने के लायक है और क्या राहुल मानेंगे इस पद के लिए, पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन के डिप्टी एडिटर कौशिक डेका से। देखिए, ऐसे रिपोर्ट तो पहले भी आ चुके हैं और ऐसे रिपोर्ट आते रहते हैं। ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी लोकसभा लीडरशिप लेंगे कांग्रेस पार्टी के, मुझे नहीं लगता ये होगा। पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, ये कहा जाता है। कल मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई है। और अधीर रंजन चौधरी को इस पोस्ट से हटाया जाएगा, इसका भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी इस पद को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अभी के जो कार्य वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिस तरह के पॉलिटिक्स वो करते हैं, जिस स्टाइल से वो फंक्शन करते हैं, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी ऐसे एक पद लेंगे जिसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स के बीच वो घिर जाएं। और अभी ऐसे जिम्मेवारी के लिए वो तैयार नहीं है। अभी तो इस बात की स्पेकुलेशन हो रहा है कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, और जाहिर सी बात है वो दोनों पोस्ट नहीं रखेंगे। ज्यादा संभावना ये है कि वो एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट वापस आए। अगर किसी G23 ग्रुप के नेता को लोकसभा के लीडर बनाया जा सकता है, ये एक स्ट्रेटेजी होगा उस ग्रुप को डिवाइड और खत्म कर देने का। लेकिन इसके अलावा कोई वजह नहीं है, ठोस वजह नहीं है कांग्रेस के पास कि लोकसभा के जो अभी के लीडर है, अब कांग्रेस के पास जब मैं कह रहा हूं तो मैं सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों की बात ही कह रहा हूं, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकर वही है। ज्यादातर डिसीजन उन्हीं लोग लेते हैं। के.सी. वेणुगोपाल जी है ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, के.सी. वेणुगोपाल जी है, लेकिन उनके रुतबा अभी भी अहमद पटेल के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि ऐसे आकलन लगाना, ऐसे बातें सोचना सही नहीं है। कौशिक जी, ये तो ठीक बात है कि वो ऐसा करके किसी प्रोटोकॉल में बनना नहीं चाहेंगे, लेकिन क्या ये सही नहीं होता कि वो लोकसभा जैसे बड़े मंच का इस्तेमाल करके अपनी बात और मुद्दों को राष्ट्रीय फलक पर रखते और अपनी काबिलियत प्रूव करते? जी बिल्कुल, ये सही होता कि राहुल गांधी सामने आए और लोकसभा की लीडरशिप ले कांग्रेस पार्टी के, और सारे मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाए। लेकिन अब तक के उनके पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में अब तो बात करने लग गए हैं, लेकिन वो उतने संघर्षशील और उतने असर्टिव लीडर नहीं रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो उनके एक काम करने की तरीका अलग है, सही गलत आप अलग से विचार कर सकते हैं, लेकिन उनके जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो हटके है, अलग है। तो इसलिए वो जिम्मेवारी अभी मुझे नहीं लगता वो ग्रहण करेंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि बहुत अच्छा होता अगर वो ले लेते, पूरे पार्टी में शायद एक ऊर्जा आ जाते कि एक तरह से वो आमने सामने होते मोदी जी के। लेकिन मुझे नहीं लगता वो अभी होंगे। कि अगर मैंने पिछले उनके जितने भी राजनीतिक आचरण है उनके ऊपर एक मैं टिप्पणी करूं तो उन सबको लेके मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। शुक्रिया कौशिक डेका। भारत में कोरोना के आंकड़ों पर फिलहाल लगाम लगी हुई है। संक्रमण से मौत का आंकड़ा भी 1000 से कम ही दर्ज हो रहा है। हालांकि हम कोरोना से जंग जीत गए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुनिया में क्या हालात हैं, खासकर अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो जो कि भारत में पहले ही मिल चुका है। कई बड़े देशों में वैक्सीन जोरों पर है। ब्रिटेन में आधी आबादी से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ब्रिटेन में 19 जुलाई को कोरोना वायरस लॉकडाउन से जुड़ी सभी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। ब्रिटिश सरकार इस दिन को फ्रीडम डे के तौर पर मनाने की तैयारी भी कर रही है। साथ ही ये लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो मास्क लगाएं या नहीं। लेकिन हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स अब भी कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में
कोरोना के मामले बढ़कर 18 करोड़ 34 लाख से भी ज़्यादा हो गए हैं। महामारी से अब तक कुल 39 लाख 60 हजार से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। 3 करोड़ से ज़्यादा मामलों और 6 लाख से ज़्यादा मौतों के साथ अमेरिका अब भी इस महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। लेकिन कुछ खास देशों की बात करें जैसे कि बांग्लादेश, रशिया, ईरान, इराक, वहां पर डेल्टा वेरिएंट किस तरह से समस्या पैदा कर रहा है, इस पर मैंने बात की इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के सम्राट शर्मा से। डेल्टा वेरिएंट का बहुत ही ज्यादा व्यापक असर है। भारत में भी तो है ही, भारत के आसपास के देशों में भी है, और इन देशों में रशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब कुछ आता है। इंडोनेशिया में तो जितने भी सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है उसमें 92.4% जो सैंपल्स है उनमें वो डेल्टा वेरिएंट से ताल्लुक रखते हैं। इंडोनेशिया में ये 92.4 है, और अगर रशिया, बांग्लादेश और मलेशिया की बात करें तो रशिया में ये 89% है, बांग्लादेश में 75.5% है और मलेशिया में ये 85.7% है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि आमतौर पर 80 से ज्यादा फीसदी जो सैंपल्स है वो डेल्टा वेरिएंट से ताल्लुक रखते हैं। तो ये खुद ही में स्पष्ट करता है कि डेल्टा वेरिएंट कितना ज्यादा फैला हुआ है और कितना ज्यादा असर है उसका अभी ये कोविड के सिचुएशन पे। अच्छा सम्राट, क्योंकि इन देशों में भारत के लोगों का आना जाना है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वहां क्या हालात हैं? तीसरी लहर को लेकर फिलहाल तो आज तो एक एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसमें बताया है कि भारत में तीसरी लहर अगस्त के महीने में यानी अगले महीने आ सकता है, और जो पीक है उसके 1 महीने बाद यानी सितंबर में पीक आ सकता है। लेकिन अगर ये इसको सिर्फ आप एक प्रिडिक्शन भी माने तो आंकड़े भी कुछ उस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर आप केसेस पर मिलियन की बात करें तो एवरेज की बात करते हैं तो बांग्लादेश में, रशिया में, ईरान, इराक, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सभी देशों में बहुत तेजी से केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। सेकेंड वेव के बाद नीचे आए थे, अब ये फिर से बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बांग्लादेश की बात करें तो 4 जून को केसेस पर मिलियन जो थे, नए केसेस पर मिलियन 9.9 था, अभी ये 49 हो गया। इसी तरह से इंडोनेशिया में 21 था और अब 88 हो गया। 51 था थाईलैंड में, अब वो 79 हो गया। यानी बहुत तेजी से ये केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। खास तौर पर रशिया की अगर बात करें तो यहाँ भी बहुत ही ज्यादा मैसिव जंप आया है। 61 केसेस पर मिलियन था जून 4 को, और 4 जुलाई को ये 61 से बढ़कर 153 हो गया, यानी डबल से भी ज्यादा का जंप। तो ये आंकड़े खुद में इशारा करते हैं कि थर्ड वेव का जो स्मेल है वो अब इन देशों से आना शुरू हो गया है, और ये बहुत दूर के देश नहीं है, भारत के नेबरिंग ना भी हो तो बहुत दूर के भी देश नहीं है। तो भारत पर डेफिनेटली इसका खतरा मंडराता है थर्ड वेव के लिए। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक में आजकल 2 देशों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच रखी हैं। एक है सऊदी अरब और दूसरा है यूएई। इस खींचतान में ओपेक के सारे मेंबर्स सऊदी अरब के साथ नजर आ रहे हैं। यूएई हाल फिलहाल ओपेक की प्रोडक्शन कट वाली पॉलिसी से खुश नजर नहीं आ रहा है और इसी के चलते सदस्य देशों में सहमति नहीं बन पा रही। यूएई अपने विरोध का कारण उसे हो रहा आर्थिक नुकसान बता रहा है। हमने इस उलझे हुए मसले पर बात करने की इसलिए सोची क्योंकि अगर ये संकट लंबा खिंचा तो हम तेल के दामों पर इसका असर साफ देखेंगे। मोहम्मद ज़िशान से हमने बात की, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों पर उनकी एक्सपर्टीज़ है। ज़िशान, ओपेक का ये ताज़ा संकट पैदा कैसे हुआ, ये बताइए। ओपेक का यही प्रॉब्लम है कि ओपेक एक कार्टेल है, कि इसमें कार्टेल में ऐसा होता है कि हर मेंबर को एक कोटा दिया जाता है जिसके अंदर उनका प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन हर मेंबर को इंसेंटिव होता है कि इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करे ताकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू आए।
लेकिन अगर हर मेंबर अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया तो फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा ग्लोबल मार्केट में और इसी के साथ ऑयल प्राइस भी गिर जाएगा। तो जब कोविड आया था 2020 में ओपेक का मेंबर्स ने एक साथ जुटकर ऑयल प्राइस को कंट्रोल ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि डिमांड कम हो गया था ग्लोबल मार्केट में लॉकडाउन होने के कारण और इकोनॉमिक स्लोडाउन होने के कारण, तो ऑयल प्राइस को बढ़ाने के लिए उन्होंने डील बनाए थे प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए ताकि सप्लाई कंट्रोल हो जाए। और ये डील अप्रैल 2022 तक एक्सपायर होने के लिए हुआ था। अब यूएई अब रशिया और सऊदी अरेबिया के साथ डील अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि ये डील को 2022 का अंत तक करें, अप्रैल से एक्सटेंड कर दे दिसंबर 2022 तक। लेकिन यूएई इससे खुश नहीं है क्योंकि यूएई को इस डील में कम कोटा दिया गया है। 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे दिए गए हैं, लेकिन यूएई मानते हैं कि उनको प्रोडक्शन 3.8 मिलियन बैरल्स पर डे करने की परमिशन हो जाए, क्योंकि उनका अब प्रोडक्शन कैपेसिटी उन्होंने एक्सपैंड किए हैं और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो अपने प्रोडक्शन कोटा को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई सहमति नहीं बन सकी ज़ीशान, तो इसका असर तेल की कीमतों पर क्या पड़ेगा और क्या भारत भी इससे प्रभावित होगा? देखिए, ये दोनों दिशाओं पर जा सकता है ऑयल प्राइस। अगर ये डील एक्सटेंड हो गया और स्टेटस को एक्सटेंड हो गया तो जैसा ही इकोनॉमिक लॉकडाउन अब हर जगह हर देश में अंत हो रहा है, इकोनॉमिक रीओपन हो रहा है और इसी के साथ डिमांड भी बढ़ेगा और अगर प्रोडक्शन सप्लाई ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर ऑयल प्राइस भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यूएई ने ओपेक को रेबेल कर दे और ओपेक से बाहर आ गया और यूएई ने बोल दिया कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और ओपेक का डील को नहीं मानेंगे, तो फिर इसके साथ सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और इसी के साथ ऑयल प्राइस भी कम हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि इन देशों के बीच में क्या समर्थन होता है। अगर यूएई ने इसको छोड़कर बाहर आकर अपने सप्लाई को यूनिलैटरली बढ़ दिए तो क्या ओपेक का दूसरे मेंबर्स क्या करेंगे? क्या वो अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे और इसी के साथ ऑयल प्राइस को ज़्यादा करेंगे? इसमें ज़्यादातर शेयर होता है ग्लोबल मार्केट में ये सऊदी अरेबिया और रशिया का होता है, यूएई का नहीं होता है। और इसमें एक और भी फैक्टर है कि अगर ईरान और अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे हैं, अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो गए तो फिर ईरान भी ऑयल मार्केट में हिस्सा लेंगे और ईरानियन ऑयल का सप्लाई भी ज़्यादा होगा और इसी के साथ भी ऑयल प्राइस पर प्रभाव पड़ेगा। तो कई फैक्टर्स है जो अभी डेवलपिंग है, देखना पड़ेगा कि ये किस दिशा में जाते हैं। ज़ीशान, ये बताइए कि इससे पहले इतिहास में जब ऐसी कोई घटना हुई है जब ओपेक के देश किसी एक बात पर एकमत नहीं हुए, तब क्या हुआ है? क्या तब सब अपने अपने ढंग से तेल बेचते हैं? क्या इस ऐसी स्थिति में क्या होता है? पहले भी ऐसा हुआ है जब 1970s में एक बड़ा गल्फ ऑयल क्राइसिस हुआ था जिसके कारण ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुआ था। वॉलेटिलिटी इसीलिए होता है, वॉलेटिलिटी के ये मतलब है कि एक दिन ऑयल प्राइस ज़्यादा होगा और दूसरा दिन ऑयल प्राइस कम होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि स्पेकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होता है कि ऑयल का सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा। और अगर ओपेक में डील नहीं होता है तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी या अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है
किसी को पता नहीं चलेगा कि ऑयल का सप्लाई कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर यूएई ने ओपेक से बाहर आ गया तो फिर भी शायद एक दिन उनका सप्लाई होगा 3.8 मिलियन बैरल्स और दूसरा दिन कम भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा अब सिर्फ उस देश का जिम्मेदार होगा और उसका अपने डिसीजन होगा। किसी को भी उस पर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है। अगर ओपेक का मेंबरशिप हुए तो फिर ओपेक उनको डिक्टेट करेंगे कि उनका प्रोडक्शन इतना ही होना चाहिए और कंसिस्टेंटली उसी लेवल पर होना चाहिए। लेकिन अगर देश ओपेक से बाहर आ गया तो फिर उस देश एक दिन कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को ऐसा कंट्रोल कर सकता है ताकि ऑयल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ जाए। तो ये कई ऐसा प्रॉब्लम्स होंगे अगर मेंबरशिप ख़त्म कर दिए यूएई ने और अगर ओपेक को डिसबैंड कर दे। लेकिन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों हैं वो भी ओपेक को चलना चाहेंगे, क्योंकि अगर ऑयल मार्केट में कम वॉलेटिलिटी है, थोड़ा और प्रेडिक्टेबिलिटी है, तो उनके इकोनॉमीज को भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। शुक्रिया ज़िशान। और अब बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट में शुमार अमेज़न की। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन बनेगा नया सीईओ और जेफ बेजोस ने कैसे शुरू की थी अमेज़न, सुनते हैं नितिन ठाकुर से। साल था 1994, तारीख थी 5 जून। उस दोपहर अमेरिका के वॉशिंगटन में सिएटल में एक 30 साल का शख्स बेलव्यू रोड के किनारे बने झोपड़ी नुमा गराज की दीवार पर एक बोर्ड टांग रहा था। उस सफेद रंग के बोर्ड पर नीले रंग से लिखा था अमेज़न। पुरानी किताबें बेचने के लिए गराज में खोली गई वो दुकान आज भी वही है, हालांकि अब वो एक लिविंग रूम में तब्दील हो गई है। लेकिन जिस कंपनी की शुरुआत वहां से हुई थी, यानी अमेज़न, वो आज $4.25 मिलियन के रेवेन्यू वाली कंपनी बन गई है। और गैराज से शुरू हुए सफर से दुनिया के चंद सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने वाले उस शख्स का नाम है जेफ बेजोस। बीते 27 सालों में अमेज़न दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है। ये जिक्र इसलिए क्योंकि 27 साल बाद आज जेफ बेजोस कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अमेज़न में अपने कर्मचारियों को लिखे ईमेल में उन्होंने कहा कि वो पद से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो अब कुछ नया करना चाहते हैं। लोग अपनी वर्क लाइफ को लेकर बहुत ऊंचे मानदंड तय कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपनी वर्क लाइफ का 50% भी एंजॉय करते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बिजनेस मैगजीन कंपैरिजन के मुताबिक साल 2026 तक जेफ की संपत्ति 1000 अरब डॉलर होने का अनुमान है। सवाल ये उठता है कि अब जेफ क्या करने वाले हैं। बेजोस अब अपने नए सेक्टर स्पेस फ्लाइट के मिशन पर काम कर रहे हैं। वो अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन की इस महीने संचालित होने वाली पहली स्पेस फ्लाइट में सवार भी होंगे। बेजोस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कहा था कि वो उनके भाई और नीलामी की एक विजेता ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान पर सवार होंगे, जो 20 जुलाई को उड़ान भरने वाला है। बचपन से ही मैं नई नई चीजें बनाने का शौक रखता था। मैंने ऑटोमेटिक गेट क्लोजर बनाए, सोलर कुकर बनाए जो बहुत अच्छा नहीं चला, अपने भाई बहनों को फंसाने के लिए अलार्म बनाया। मैं हमेशा से इन्वेंटर बनना चाहता था, कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, यही मेरा शौक है। कंपनी की कमान अब एंडी जेसी के हाथ में होगी। उन्होंने अमेज़न को 1997 में ज्वाइन किया था और अभी तक वेब सर्विसेज के चीफ थे। ब्लूमबर्ग मैगजीन के मुताबिक अमेज़न के कर्मचारी एंडी को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जिन्हें कांटेक्ट करना आसान है, यानी कि कर्मचारियों के साथ उनके काफी आत्मीय रिश्ते हैं। हालांकि जेफ अभी भी अमेज़न के स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर कंपनी के साथ रहने वाले हैं, लेकिन नए सीईओ के तौर पर एंडी क्या नया और इनोवेटिव करेंगे, ये देखना भी बाकी है। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो।
और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दूं कि आज है सोमवार और इसलिए हमारे सेगमेंट नामे गिरामी में आज आपके लिए एक नया पॉडकास्ट अपलोड हुआ है जो है कारगिल हीरो विजयन थापर के बारे में, जिन्होंने तोलोलिंग पर भारतीय सेना को जीत दिलाई थी। तो वक्त निकालकर उसे जरूर सुनिएगा। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना सुनना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। हमारे तमाम लिसनर्स हमें मेल करके बताते हैं कि उन्हें कौन सा पॉडकास्ट अच्छा लगा, क्या सुझाव है, वगैरह वगैरह। जैसे कोलकाता से प्रभाष चौधरी ने हमें मेल करके बताया कि उन्हें मेरा पॉडकास्ट गजल साज बहुत पसंद है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता मनी मैनेजर सुनते हैं। तो वक्त निकालकर हमें मेल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाष। तो अगर आपके पास भी है कुछ कहने सुनने के लिए तो हमें ईमेल कीजिए। पता एक बार फिर बता देता हूँ, radio@aajtak.com। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेगी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।